जय जैन दर्शकों, मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो टाइम्स। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया मैंने जैसे कि बेसिक ज्योतिष क्या होता है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ आपको सभी क्षेत्रों में दी हैं। महर्षि पाराशर जी ने जैसा कि बताया है और वो प्रणेता हैं भारतीय वैदिक ज्योतिष के, उसी के अनुसार हम ग्रहों की स्थितियों का अध्ययन करते हैं और विश्लेषण करते हैं। इसके साथ साथ यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम नाड़ी ज्योतिष लें या कृष्णमूर्ति पद्धति लें, जैमिनी ज्योतिष लें, लेकिन उसके लिए मूल स्रोत यही है, यानी कि आपको ये बेसिक सीखना अति आवश्यक है। यदि आप बेसिक नहीं सीखेंगे तो आप ज्योतिष की किसी विधा का अच्छी तरह अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें सभी राशियों के गुण धर्म विशेषताएँ, भावों की विशेषताएँ, ग्रहों के बलाबल, इन सब का अध्ययन विस्तृत रूप से करना चाहिए और उसके साथ साथ फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं जो ज्योतिष की अन्य विधाएं हैं उसकी भी जानकारी आपको समय समय पर देता जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये लग्न प्रथम घर बहुत महत्वपूर्ण होता है और पूरी कुंडली का मुख्य भाव होता है। इसी से बहुत सारी बातें मालूम पड़ जाती है जाते कि जीवन में किस प्रकार की स्थितियाँ बनेंगी और इसी के आधार पर बहुत कुछ हम लोग निर्णय ले सकते हैं। तो अब आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव या फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस होते क्या हैं और इनका कार्य क्या होता है, यानी कि ये किस प्रकार हम इसको देखेंगे और हम इनका विश्लेषण करेंगे और अपने अंदर सोचेंगे कि हमको जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो भी हमसे कुछ सूचना जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, उनको हम किस प्रकार बताएंगे। तो इन भावों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। इन सभी हाउसेस की आपको अच्छी तरह विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पहला घर है, ये व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, यानी कि उसमें कितना बल है, उसकी शारीरिक विशेषताएं क्या हैं, योग्यताएं क्या हैं, रंग रूप कैसा है उसका, स्वभाव, व्यक्तित्व, ये सभी जीवन के मुख्य पहलू, उसकी ज़िंदगी के मुख्य पहलू हम ये प्रथम घर से देखते हैं। उसको किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, उसकी आदतें कैसी हैं, ये भी हम प्रथम घर से ही निर्णय लेते हैं। अब इनमें किस प्रकार ग्रह प्रभाव देते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आज के इस वीडियो में आपको इन भावों की विशेषताएं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रथम भाव से हम ये सब चीज़ें देखते हैं, यानी वो किस माहौल में पैदा हुआ है, उसका बचपन किस प्रकार का है और इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। अब आते हैं हम दूसरे घर पर। इसको दूसरा घर बोला जाता है। ये कुटुंब का घर है, यानी कि इस व्यक्ति ने जिस कुटुंब में जन्म लिया है वह ये घर है। इसको हम दूसरा घर, सेकंड हाउस बोलते हैं। तो इससे इसी व्यक्ति की जो धन की स्थिति है, आगे भविष्य में धन की स्थिति क्या बनेगी, इसकी वाणी कैसी है, इसकी बोलचाल कैसी है और इसकी समझ क्या है, ये दुनिया में जो भी देखता है, सुनता है, तो अंदर कितना ग्रहण कर पाता है, वो हम इसी स्थान से देखते हैं। वो कितना धन अपने जीवन में इकट्ठा कर सकता है या धन का उसको कितना सुख जीवन में मिलेगा, वो हम द्वितीय भाव से ही देखते हैं। तो ये पहला घर हो गया उसका खुद का और द्वितीय भाव हो गया उसके धन का, वाणी का, कुटुंब का। इन भावों में और बहुत सी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो चीज़ें देखी जाती हैं वो मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके बाद पहला, दूसरा, ये तीसरा घर आ गया। तीसरा घर व्यक्ति के छोटे भाई बहन का होता है। इसके साथ साथ उसने जीवन में कितने प्रयत्न करने हैं, वो कितना मेहनती है, उसमें साहस कैसा है, पराक्रम कैसा है, दूसरों से वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, बोलचाल की भाषा उसकी कैसी है। तो इन दोनों भावों से हम ये अनुमान लगाते हैं कि ऐसा व्यक्ति अकर्मण्य तो नहीं है, आलसी तो नहीं है, या वो कुछ कोशिश ही नहीं करना चाहता है आगे बढ़ने की जीवन में। ये हम इस सब चीज़ों से, इस तीसरे भाव से देखते हैं। इसके साथ साथ लेखन भी इसी भाव से देखा जाता है, यानी कि उसमें लेखन क्षमता है नहीं, है कि नहीं, यानी लिखने के उसमें कितने गुण हैं, ये हम तीसरे भाव से देखते हैं। अब आता है जन्मपत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, जिसको हम चतुर्थ भाव बोलते हैं। चौथा भाव, यानी कि ये सबसे संवेदनशील भाव है। आपको बहुत से आपने वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे
इस भाव का इस जन्म पत्री के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। बड़े बड़े गुरुओं, ज्योतिषाचार्यों ने इस चीज़ का आकलन किया है कि अगर उसकी लग्न अच्छी है, चलो लग्न के ग्रह अच्छे हैं, बलवान हैं, समृद्ध है लग्न, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इस स्थान पर दूषित ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, चाहे कितने भी साधन जुटा ले, लेकिन उसको जीवन में सुख नहीं मिलता है। ये सुख का घर है। अगर ये घर बलवान होता है तभी व्यक्ति को शांति मिलती है, यानी उसका अंतर्मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अगर ये घर दूषित हो गया तो जन्म पत्री के बहुत सारे योग बेकार हो जाते हैं। ग्रह फल तो देते हैं, अपना धन तो दे देंगे अगर धन स्थान बलवान होगा, लेकिन उसको सुख नहीं मिलेगा। यहाँ से हम माता का सुख भी देखते हैं चतुर्थ स्थान से, ये चतुर्थ स्थान है, माता का सुख भी इसी स्थान से देखा जाता है। इसके साथ साथ संसार में समस्त प्रकार की सुख उपभोग की वस्तुएं भी इसी स्थान से देखी जाती हैं। प्रतिष्ठा, सम्मान, कितना भूमि, भवन, जायदाद कितना होगा इस ऐसे व्यक्ति के पास, ये सब इसी स्थान से देखा जाता है। और दुनिया में सबसे बड़ा सुख मातृ सुख है, तो मातृ सुख जैसा मैंने बताया कि वो इसी स्थान से देखा जाता है। अपनी माता, इस व्यक्ति की जिसकी ये जन्म पत्री है, इस व्यक्ति की माता का ये भाव है, तो उसको माता का सुख कितना मिलेगा जीवन में, और अन्य सुख उसको मिल पाएंगे या नहीं, इससे हम देखते हैं। तो ये घर बहुत ही संवेदनशील होता है। इस घर का बड़ा बारीकी से सभी ज्योतिषाचार्यों को अध्ययन करना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आप ज्योतिष में रुचि लेते हैं तो चतुर्थ घर को, चौथे घर को विशेष रूप से आपको देखना चाहिए। इसके बाद आता है पांचवा घर। ये व्यक्ति की बुद्धि का, कि ऐसे व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, और क्रिएटिविटी का, कि उसके अंदर उस बुद्धि को प्रयोग रूप में लाने की कितनी शक्ति है। और इसके साथ साथ संतान, उसकी कितनी संतानें होंगी, संतान कैसी होगी, संतान का नेचर क्या होगा, संतान में कोई दोष तो नहीं होगा। इन सब चीज़ों को हम पंचम भाव से देखते हैं। ये भाव मनोरंजन का भी है, नीति का भी है, मंत्रणा शक्ति का भी है। इसके साथ साथ हमारे पूर्व जन्म के कर्म, यदि ये भाव बलवान होगा तो हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, उसी के रूप में हमें अच्छी संतान प्राप्त हुई है, हमारी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, तो ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। इसके साथ साथ व्यक्ति के अंदर सीखने की कितनी ललक है, स्मरण शक्ति उसकी कैसी है, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। पांचवें घर का बहुत बड़ा महत्व है इस जन्म पत्री में। अब आते हैं हम छठवें घर पे। ये छठवां घर हो गया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से व्यक्ति के रोग, कि उसको जीवन में किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, इसका निर्णय लिया जाता है। और उसके साथ साथ उसने कितना कर्जा लिया हुआ है, यानी उसकी ऋण की स्थिति क्या है। ये धन स्थान है, ये भी एक तरीके का धन स्थान है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये हमारे को ऋण के रूप में मिलने वाला धन स्थान है। और ऐसे व्यक्ति में कितनी संघर्ष क्षमता होगी, ये संघर्ष का भी स्थान है। ये बीमारियों का, अस्पताल का, और इसके साथ साथ वकालत का, और इसके साथ साथ कानून का, ये सभी स्थान है। नौकर चाकरों का, आपके नौकर चाकर किस प्रकार के होंगे, इस छठे घर से हम ये सब निर्णय ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है ये सातवां घर। तो सातवां घर मुख्य रूप से जीवन साथी का होता है, कि आपका जीवन साथी किस प्रकार का होगा, किस नेचर का होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, वो कहाँ का होगा, पास का होगा या दूर का होगा, या जीवन में आपकी कितनी शादियां हो सकती हैं, या जीवन साथी एक ही रहेगा आपका। ये सब हम इसी स्थान से विचार करते हैं। इस स्थान से हम जो हमारे कानूनी रूप से, लिखित रूप से पार्टनर होते हैं ब्रिजेस के, उसका भी ध्यान हम इसी भाव से, यानी इसी हाउस से करते हैं। और इसके साथ साथ रोजगार, जो डेली का क्रय विक्रय होता है, वो भी हम इसी भाव से करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर 12 भाव हैं। तो 12 भावों से, प्रत्येक भाव से कई वस्तुओं का, कई स्थितियों का, कई तरह की विशेषताओं का विचार किया जाता है। अब हम उनको किस प्रकार देखेंगे, ये हम आने वाले वीडियो में बताएंगे आपको। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है
कि इन भावों की विशेषताएं क्या हैं और ये भाव व्यक्ति को क्या देते हैं और क्या नहीं देते हैं, और इससे किस प्रकार हम जान सकते हैं कि किस भाव से हमें क्या मिलेगा। इसके साथ साथ ये व्यापार में ऊंचाई, आप व्यापार के अंदर अपने जीवन में कितनी ऊंचाई, अपने कर्म में कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, आपको क्या पद मिलेगा, क्या प्रतिष्ठा मिलेगी, इससे भी इस भाव से भी ये सभी स्थितियां देखी जाती हैं। ये 7वां भाव है। अब इसके बाद आता है ये 8वां भाव। ये 8वां भाव व्यक्ति की आयु को दर्शाता है कि जीवन में उसे इस जीवन में उसे कितनी आयु प्राप्त हुई है। ये आयु का है, साथ साथ मृत्यु का भी है। यानी मृत्यु उसकी कैसी होगी, किस स्थिति में मृत्यु होगी, घर के पास होगी, घर के दूर होगी, रास्ते में होगी, मृत्यु के समय उसकी स्थिति किस प्रकार की होगी, ये सब इसी अष्टम भाव से देखा जाता है। ये सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स, हानि, दिक्कत, कलेश, अरिष्ट इसका भाव है। इस भाव में ग्रहों के आने पर ग्रह बहुत ज़्यादा निर्बल हो जाते हैं। कोई स्थिति ऐसी बनती है कि यहाँ पर ग्रह बलवान हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में ग्रह इस स्थान पर आने पर बहुत ज़्यादा निर्बल हो जाता है। इस स्थान की विशेषता ये भी है कि इस स्थान में यदि ज़्यादा ग्रह हों या इस स्थान के स्वामी से लग्नेश का संबंध हो या इस प्रकार के ग्रहों का संबंध हो तो व्यक्ति गूढ़ ज्ञानी भी हो जाता है। ज्योतिष विद्या भी, यदि आपको ज्योतिष विद्या सीखनी है तो आपका अष्टम भाव, 8वां भाव, जितनी भी गूढ़ विद्याएं, ऑकल्ट साइंसेज हैं, सब इस अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं। ये वसीयत से हमें मिलने वाला धन, अचानक धन लाभ या अचानक धन हानि का भी ये भाव है। यदि व्यक्ति का ये भाव बलवान होता है तो ऐसे व्यक्तियों की अध्यात्म में विशेष रुचि होती है, वो पराविद्या में विशेष रुचि लेते हैं। उनको इस संसार से आगे और इस संसार के पीछे की बहुत सी बातों का चिंतन मनन उनके मन में चलता रहता है। अब आते हैं हम 9वें भाव पे। तो 9वां भाव, ये जन्मपत्री का ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाव है। कोई भी भाव ऐसा नहीं है महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस भाव से हम पिता का ज्ञान करते हैं कि हमारे पिता किस प्रकार के नेचर के हैं, उन्होंने जीवन में क्या पाया है, क्या खोया है, या उनके जीवन में किस प्रकार के संघर्ष रहे हैं। ये हम 9वां भाव पिता इससे मालूम करते हैं। ये 9वां घर है। इससे हमारे गुरु का भी ज्ञान होता है कि हमारे गुरु किस प्रकार रहेंगे, हमारे को गुरु अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और ये स्थान परोपकार का भी है, यानी हमारे अंदर दया है, करुणा है, करुणा की भावना, दया की भावना होनी चाहिए। भाग्य का स्थान भी यही है, यानी कि भाग्य आपका किस प्रकार आपके जीवन में साथ देगा, कितना साथ देगा, और भाग्य के बलबूते पर आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये इस 9वें स्थान से ज्ञान किया जाता है। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, यानी हमारी धार्मिक यात्राएं जितनी भी होंगी, हम इन 9वें स्थान का उसमें जरूर कोई ना कोई सहयोग रहा होगा। उस ग्रह का सहयोग होगा जो नवमेश होगा, इस स्थान का स्वामी होगा। जब भी व्यक्ति धार्मिक यात्राएं कर सकता है, धर्म के कार्य कर सकता है, और परोपकार और करुणा और दया उसके अंदर जब ही होगी जब 9वां भाव बलवान होगा। ये सभी प्रकार के ध्यान, ज्ञान, अध्यात्म का भी भाव है। यानी अष्टम भाव और 9वां भाव ये दोनों ही अध्यात्म के, ज्ञान के और ध्यान के भाव हैं। इसके बाद चलते हैं हम 10वां भाव। ये व्यक्ति की प्रतिष्ठा को और कर्म को, जीवन में वो किस प्रकार के कार्य करेगा, यदि व्यापार करेगा तो किस प्रकार का व्यापार करेगा, ये सब इसी से देखा जाता है। सरकार से उसे किस प्रकार का लाभ हो सकता है, सरकार की क्या स्थिति है, किसी विशेष अधिकारी का या सरकार की उसके ऊपर कितनी कृपा है, और सरकार से उसे लाभ हो सकता है या नहीं हो सकता है, और इसके साथ साथ इस सांसारिक जीवन में कितनी ऊंचाई वो प्राप्त कर सकता है, कितनी ख्याति, सम्मान, प्रसिद्धि उसको मिल सकती है। ये हम 10वें भाव से ही देखते हैं। ये 10वां घर है। इसके बाद आता है ये 11वां घर। ये हमारे बड़े भाई बहन जो हमसे बड़े हैं, उनका विचार इसी भाव से किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे मित्र, जितने भी हमारे मित्र हैं, शुभ चिंतक हैं, हमारा सामाजिक जीवन है, वो इस 11वें भाव से देखा जाता है। इसके साथ साथ हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, वो इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये सभी इस 11वें भाव से अध्ययन किया जाता है। इस भाव में यदि खराब ग्रह भी हों वो भी अच्छा फल देते हैं,
और शुभ ग्रह हों वो भी अच्छा फल देते हैं। यदि खराब ग्रह इस घर में बैठते हैं, यानी क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो उस मार्ग से धन लाभ करवाते हैं, क्योंकि ये आय का, लाभ का भाव है। और यदि शुभ ग्रह होते हैं तो वो शुभ तरीके से, शुभत्व तरीके से आपको धन प्रदान करते हैं, क्योंकि ये आय का, जीवन में आपको कितना लाभ होगा, कैसा होगा, ये सब इसी भाव से देखा जाता है। अब आते हैं सबसे आखिर के 12वें भाव पर। जो 12वां भाव एकांत का भाव है, एकांतवास का भाव है। इसके साथ साथ छुपे हुए शत्रु, जो हमें मालूम नहीं है कि हमारे शत्रु हैं, लेकिन वो वास्तव में हमारे शत्रु हैं, लेकिन हमारे मुंह पर हमारी जैसी ही बोलते हैं, लेकिन शत्रु हैं, तो वो शत्रु इससे देखे जाते हैं। इसके साथ साथ जेल, अस्पताल, सभी प्रकार के खर्च, लग्न से ये 12वां आ गया तो 12वां भाव होता है सभी प्रकार के खर्च का, निवेश का। ये निवेश का भाव भी है, यानी कि आप जीवन में अपनी आय बढ़ाने के लिए कितना निवेश करेंगे, वह हम इसी से देखते हैं। इसके साथ साथ आप इसी देश में रहेंगे जिस देश में पैदा हुए हैं, या कहीं बाहर जाएंगे, वो इस विदेश, ये विदेश भाव भी है। ये इन सब चीज़ों को इंगित करता है। और कई प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं, छुपे हुए शत्रु, अरिष्ट, इस 12वें भाव से देखे जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जन्म पत्री की जो स्थिति है, इनसे हम सब चीज़ें देखते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। और एक मुख्य बात जो मैं आपको बताता हूँ कि प्रत्येक भाव से 7वां भाव उस भाव का पूरक भाव होता है, यानी कि लग्न खुद व्यक्ति है और 7वां उसकी पत्नी है, चतुर्थ सुख है और ये उसके कर्म है, 10म कर्म है। तो जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक जीवन पूर्ण नहीं होता है, यानी व्यक्ति के विवाह के बगैर उसका जीवन पूर्ण नहीं होता है। तो प्रत्येक भाव से उसका 7वां भाव उस भाव का पूरक होता है। जैसे कि मैंने ये बताया, ये तृतीय स्थान है, ये प्रयत्न का है, पराक्रम का है, साहस का है, व्यक्ति का कम्युनिकेशन का है, और ये उससे 7वां भाव उसके भाग्य का है। प्रयत्न के बगैर भाग्य आपका कभी फल नहीं सकता है। तो इस प्रकार इन सब भावों का हमें अपने मन मस्तिष्क में अच्छी तरह बैठा लेना चाहिए कि इन भावों के फल क्या हैं और ये किस प्रकार के फल देते हैं। इनमें जो ग्रह बैठे होते हैं फिर वो किस प्रकार फल देते हैं, ये मैंने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि हमारा ये एपिसोड यहीं तक रहे, आप इसको समझें। इससे संबंधित यदि आपकी क्वेरीज़ हों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।